दोस्तों, आमतौर से हम देखते हैं कि किसी की जिद से उसके आसपास के लोगों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन दुनिया में एक इंसान ऐसा है जो पिछले 6-7 महीने से अपनी जिद के चलते पूरी दुनिया को लगभग बर्बाद करता जा रहा है। और इसकी इसी हरकत की वजह से आज दुनिया 14 साल बाद फिर उसी जगह पर पहुंच गई है जहां पर 2008 में थी। और ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के कारण, जिसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। ये बात बस ऐसे नहीं कही जा रही है, बल्कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की जिद से आज रशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश के कगार पर है। और इसमें भारत को भी पुतिन के कारण बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा था वो स्पीड कब जीरो हो जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों पुतिन के कारण भारत के साथ ऐसा हो रहा है, आइए उसे समझते हैं। दोस्तों, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पूरी दुनिया के लिए डर जताया है कि साल 2023 तक दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ सकती है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कुछ और नहीं बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध को माना गया है। बीते 11 अक्टूबर को IMF ने दुनिया की इकोनॉमीज के लिए फिर से अपना अनुमान जारी किया है। IMF ने 2023 के लिए भारत की GDP ग्रोथ के अनुमान को 6.8% से घटाकर 6.1% कर दिया है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कोरोना के बाद बड़ी मुश्किल से भारत की GDP ने रफ्तार पकड़ी थी और पुतिन की जिद ने उसे उठा के पटक दिया। कहा यह भी जा रहा है कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमिक ताकत जैसे अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था जिस तरह से अभी धराशायी हो रही है, ये आगे भी और गिरती रहेगी। और तो और ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट यानी आसान भाषा में दुनिया भर की महंगाई भी अपने पीक पर पहुंचने वाली है। वैसे अगर हम देखें तो भारत अब भी बड़े देशों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अगर IMF की रिपोर्ट की माने तो भारत की अर्थव्यवस्था 6.1% की दर से बढ़ेगी। नंबर गेम में भारत इन देशों से आगे नजर आता है, मगर फिर जब बात इकोनॉमी के बड़े होने पर आती है तो अमेरिका की GDP 20 ट्रिलियन के करीब है, चीन की 13 ट्रिलियन और भारत अब भी 3 ट्रिलियन के आसपास ही स्ट्रगल कर रहा है। अब मोदी जी ने 2024 में भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन पहुंचाने का टारगेट रखा हुआ था, जो कि इस हालत में यानी मौजूदा सिचुएशन में बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत के सामने एक नहीं बल्कि 2 दिक्कतें हैं। एक तो पुतिन भाई साहब की जिद, दूसरा बेमौसम बरसात। दोनों ही भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मुसीबत का तीसरा नाम बन गए। दोस्तों, इस साल फरवरी से जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब पुतिन ने शायद सोचा यही होगा कि हफ्ते भर के अंदर मामला निपट जाएगा। जैसे उन्होंने इससे पहले क्रीमिया के साथ किया, वैसे यूक्रेन पर हमला करके उसे अपने में मिला लेंगे। लेकिन अफसोस कि पुतिन का हर दांव उल्टा पड़ गया और आज तक पुतिन यूक्रेन का दर्द लिए अपनी जिद में बैठे हैं। अब इसी बीच अचानक से 8 अक्टूबर की तारीख को रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले इकलौते पुल पर जोरदार धमाका हुआ। किसी ने कहा आतंकवादी हमला था और बाकी सब ने कहा कि इसे यूक्रेन ने मारा। फिर आई जिद और पुतिन का बदला। इसमें हुआ ये कि अब तक बॉर्डर पर चल रहे इस जंग को पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर लेकर चले गए। 10 अक्टूबर की सुबह रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर बमबारी की और करीब 75 मिसाइल भी दाग दी। ऐसे में कहा गया कि रशिया का अब तक का सबसे बड़ा हमला था, इसलिए युद्ध में आई इसी तेजी के बाद से पूरी दुनिया डरी हुई है। और तो रशिया का साथ देने के लिए बेलारूस भी यूक्रेन से लड़ने लग गया है। अब ऐसे में अगर युद्ध लंबा चला तो यूरोप के कई देशों में गैस और एनर्जी का संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि वो नेचुरल गैस के लिए बड़े पैमाने पर रूस पर निर्भर हैं और अनाज के लिए यूक्रेन पर। इसलिए एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आने वाली सर्दियां ग्लोबल सिनेरियो के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। इसे ऐसे समझिए कि यूरोप के कई देश, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, सभी एनर्जी की बड़ी सप्लाई रूस से लेते हैं। रूस पाइपलाइन के जरिए नेचुरल गैस की सप्लाई करता है, जिसका इस्तेमाल यूरोप के देश इंडस्ट्री और घरेलू इस्तेमाल के लिए करते हैं। सर्दियों में यूरोप में गैस की खपत बढ़ जाती है। लोग घर को गर्म रखने, हीटर जलाने के लिए बिजली की जगह नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि सर्दियां हमेशा रूस के लिए फायदेमंद होती हैं। ऐसे में रूस ने अगर गैस की सप्लाई रोकी तो यूरोप बड़े संकट में आ जाएगा और लोग ठंड से ठिठुरते रह जाएंगे। इसलिए रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद यूरोप के देश अब दूसरे विकल्पों पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें अभी वक्त है। इसके अलावा वो देश जो खाने पीने के सामान से लेकर फर्टिलाइजर तक रूस पर निर्भर है, उन पर भुखमरी का संकट है। खुद रूस भी तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंधों से गुजर रहा है, लेकिन पुतिन इन सबसे बेफिक्र है, मगर दुनिया इसकी बड़ी कीमत चुकाने वाली है। अभी के हिसाब से कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध की कीमत करीब करीब $3 ट्रिलियन की है। अब इस $3 ट्रिलियन से आपके दिमाग में कुछ चमका हो तो बताइएगा। खैर, अगर नहीं चमका तो आपको बता दें कि $3 ट्रिलियन भारत की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। यानी ये जंग इतनी महंगी है कि इसमें दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी खर्च हो जाए।
इसका मतलब साफ है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बराबर का खर्च अगर सिर्फ पुतिन की जिद में होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है, क्योंकि $3 ट्रिलियन पुतिन अपनी जेब से नहीं देने वाले हैं, बल्कि इसी दुनिया का ही पैसा है। लंबे समय से रूस की सत्ता में काबिज रहे पुतिन को लेकर जानकार मानते हैं कि बीते कुछ दिनों में पुतिन की ताकत रूस में कमजोर हुई है। विरोध के स्वर भी उठने लगे तो पुतिन ने अपने विरोधियों को बड़े करीने से निपटा दिया, लेकिन जनता को अपने साथ करने के लिए उसे एक बड़ा मकसद दिखाना होगा, तभी रूस की जनता पुतिन का साथ दे पाएगी। इसीलिए पुतिन सोवियत यूनियन के समय की ताकत को पूरे रूस को याद दिलाते हैं और एक तरह से अखंड रूस का सपना जनता को दिखाते हैं। और ऐसे में सपने को पूरा करने के लिए चाहिए होता है एक दुश्मन जिसके खिलाफ एक लहर जगाई जा सके। तो इस वक्त टारगेट है यूक्रेन। यानी इस तरह आप समझ सकते हैं कि इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण रशिया की जीत नहीं, बल्कि पुतिन का जनता की नजरों में बड़ा नेता बने रहना है। यही कारण है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ हथियार डालने या फिर जंग को खत्म करने की किसी भी परिस्थिति में अभी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये रूस की सत्ता से पुतिन को बेदखल करने की शुरुआत मानी जाएगी, क्योंकि जो सपना उन्होंने जनता को दिखाया था उसमें उसे यूक्रेन सफल नहीं होने दे रहा। इसीलिए युद्ध और तीखा हो रहा है। और अब बात करें अगर भारत की, तो वह आमतौर पर रूस का दोस्त रहा है, लेकिन युद्ध के दौरान भारत ने यूक्रेन से भी कोई दुश्मनी नहीं दिखाई। एक तरह से भारत मिडिल में बना रहा, लेकिन दुनिया ने भारत का रूस की तरफ झुकाव भी साफ देखा। इस दौरान भारत ने रूस से अपने संबंधों को मजबूत भी किया और डॉलर के पावर को भी चुनौती देने का काम भी किया, जिससे भारत ने रूस से रुपया रूबल में व्यापार शुरू किया। लेकिन अब यहीं पर बात ये समझने वाली है कि जब तक यूरोप गैस के लिए रूस पर निर्भर है तब तक ही रूस पर थोड़ी डील रहेगी, लेकिन जैसे ही यूरोप के देश गैस के लिए आत्मनिर्भर हुए, रशिया के लिए संकट बढ़ जाएगा, क्योंकि तब अमेरिका रूस पर और कड़े सैंक्शंस लगाने लगेगा, जिसका असर सीधे तौर पर भारत के व्यापार पर पड़ेगा। और तो और अभी जो स्थिति भारत की है, जिसमें रुपयों का कमजोर होना देश के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो रहा है, क्योंकि भारत एक नेट इंपोर्टर देश है, मतलब दूसरे देशों से ज्यादा सामान खरीदता है और हमारा एक्सपोर्ट कम है और दिनों दिन और कम होता ही जा रहा है। सितंबर महीने में भारत ने $33.81 अरब का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि अक्टूबर में घटकर $32.62 अरब हो गया। इस कमी को आप ऐसे तौलिए कि मार्च में भारत $40 अरब का सामान बेच रहा था, लेकिन सिर्फ 4 महीने में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज हुई, जिसका मतलब है डॉलर या कह लें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कम हो गया है। इसलिए तमाम आर्थिक उठापटक के बीच भारत में खेती एक ऐसा सेक्टर होता है जो हमेशा देश की रीढ़ की तरह काम करता है। हमने आपको पहले ही बताया, रूस फर्टिलाइजर का एक बड़ा उत्पादक देश है, तो युद्ध ने भारत के सेक्टर को भी प्रभावित कर दिया है, क्योंकि युद्ध के चलते उतनी मात्रा में फर्टिलाइजर भारत एक्सपोर्ट नहीं करवा पा रहा। और दूसरी चिंता की बात बेमौसम बरसात बनी हुई है। देश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। इसमें धान, सोयाबीन, कपास और दलहन जैसी फसलें शामिल हैं। अब बरसात होने से खड़ी फसलें खराब हो गई हैं और कई इलाकों में धान की फसल पूरी बर्बाद हो गई है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में खाने पीने की चीजों के दाम और बढ़ने की आशंका है। और तो और महंगाई पर पहले ही आरबीआई की तय लिमिट 6% से ऊपर चल रही है, जिसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोन में ईएमआई को बार बार बढ़ाकर महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश की जा चुकी है। जो भी हो, इससे सबसे ज्यादा फर्क मिडिल क्लास या आम इंसान को ही पड़ने वाला है, और रूस की जिद भारत को आगे डुबाने वाली है। इसलिए भारत को अभी से अपनी इकोनॉमी पर रशिया के इफेक्ट को कम करने की कोशिश करनी पड़ेगी, वरना 5 ट्रिलियन तो छोड़िए जनाब, 2024 तक हम 3 ट्रिलियन पर बने रहें, यही मुश्किल हो जाएगा। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।